बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार ग़यासी। जायज़ा लेंगे आज कि क्या पाकिस्तान के माजी के हुक्मरान भी फ़जूल ख़र्च थे, क्या माजी में भी सरकारी ख़जाने के पैसे ज़ाती घरों पे उड़ाए जाते थे। आज देखते हैं हम गौहर अयूब ख़ान की एक किताब है मेरे हाथ में, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें इसका नाम है ऐवान इक़्तिदार के मुशाहिदात। गौहर अयूब साहब ने कुछ बड़े दिलचस्प इंकशाफ़ात किए हैं और हमारी कोशिश है कि हम ज़रूर जो किताब अच्छी आए वो आपके साथ डिस्कस करें। वो कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर तब जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जब भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो क्या सूरत हाल थी कि एक तरफ कौम अपने जिस्म जान का ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, दूसरी तरफ हुक्मरानों की अय्याशियाँ थीं। अय्याशियाँ क्या थीं ज़रा सुने। भुट्टो के पौडल कुत्तों के बाल और नाखून तराशने के लिए नाई कराची से बज़रिया हवाई जहाज़ इस्लामाबाद आता था। सुन रहे हैं आप? उसे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहराया जाता था और ये तमाम अखराजात कौमी ख़जाने से किए जाते थे। ये सुनिए जाइए। फिर कहते हैं कि भुट्टो ख़ुद रॉयल स्लॉट विस्की पीता था। अब स्लॉट है कि स्लॉट है मुझे नहीं पता। महंगी शराब है जो उस ज़माने में 1200 रुपए की बोतल आती थी। जब हमने इसको मौजूदा ज़माने में ज़रब देने की कोशिश की, उस ज़माने में कि जब सोना 240 रुपए तोला था, 72 की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त इस बोतल की कीमत मौजूदा ज़माने के लिहाज से 20 लाख रुपए मौजूदा की बनती है। यानी 1200 रुपए की उस ज़माने की बोतल थी जब सोना 246 था और डॉलर 3 रुपए का था। जलसों में जाकर भुट्टो इसका बरमला एतराफ़ करता कि हाँ, मैं शराब पीता हूँ लेकिन गरीबों का खून नहीं पीता। उनके शर्ट्स लंदन के जर्माइन स्ट्रीट की एक दुकान से लाई जाती थीं और एक शर्ट की कीमत 40 पाउंड होती थी। 1972 की बात है। वो हवाना सिगार पीते थे जो दुनिया का सबसे महंगा सिगार होता है। लेकिन इससे आगे बढ़कर जो फ़िगर्स आते हैं, यकीन मानिएगा कि अफसोस होता है, हैरानगी होती है, रूह लरस जाती है कि इस कौम को हुक्मरानों ने किस किस अंदाज से लूटा है। और फिर कोई शहीद बन जाता है, कोई मर्द मोमिन बन जाता है, कोई अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करता है, कोई जमहूरियत का चैम्पियन बन जाता है और हमारे लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के लिए रह जाते हैं। गौहर अयूब ख़ान साहब लिखते हैं कि उन्होंने इक़्तिदार में आते ही लाड़काना में अपने घर की मुरम्मत और तज़ीन और आराइश के लिए कौमी ख़जाने से 70 लाख रुपए निकलवाए। भुट्टो साहब दिसंबर 71 में इक़्तिदार में आए थे। 20 दिसंबर 1971 को उन्होंने हल्फ़ लिया था। हम ये बात चलो तसव्वुर करते हैं 1972 की। 1972 के 70 लाख कितने हुए, कुछ अंदाज़ा है आप लोगों को? 246 रुपए का उस वक्त तोला सोना था और कोई 3.25 रुपए के आसपास डॉलर का रेट था। अब जब इस फिगर्स को हम आज के फिगर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए हैरत से मुंह खुला रह जाता है। यानी उस ज़माने में उन्होंने 70 लाख रुपए निकलवाए थे अपनी ज़ाती रिहाइशगाह को तज़ीन व आराइश के नाम पे। ये मौजूदा दौर में ये रकम बनती है कमोबेश 12 अरब रुपए। 12 अरब रुपए की ख़तीर रकम निकलवाई गई अपनी ज़ाती रिहाइशगाह को सजाने के लिए और उन्होंने अपने घर को वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह ज़ाहिर किया। भुट्टो का ख़्याल था कि वो कम अज़ कम 20 साल तक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहेगा, इसलिए इक़्तिदार में आते ही वज़ीर आज़म हाउस के लिए नई क्रॉकरी और कटलरी के ऑर्डर दिए, जिन पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस लिखने के बजाय पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार कंधा कर डाला था। उनकी बरतरफ़ी के बाद ये सारी चीज़ें कहीं छुपा दी गईं, गायब कर दी गईं। नाज़रीन, ये आपने देखा, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात हो रही है और ये हम नहीं कह रहे, ये मुल्क के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर गौहर अयूब ख़ान कह रहे हैं। गौहर अयूब ख़ान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि जब अयूब ख़ान की हुकूमत थी तो भुट्टो साहब अयूब ख़ान की काबीना में वज़ीर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये गौहर अयूब ख़ान साहब की किताब कोई 2000 ग़ालिबन 8-9 के बाद छपी है, उस वक्त तक कि जब परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के आस पास हम कह सकते हैं इसको,
اس وقت سے لے کے آج تک کسی نے اس حوالے سے بات نہیں کی، تردید نہیں کی۔ اگر کوئی اس الزام کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ ہمارا فورم حاضر ہے، لیکن ہم نے گوہر ایوب خان صاحب کی زبانی یہ بتا دیا کہ بھٹو صاحب نے اپنی رہائش گاہ کے لیے 12 ارب روپے نکلوائے آج کل کے زمانے کے۔ یعنی پاکستان کے حکمرانوں نے کبھی بھی قومی خزانے کو امانت نہیں سمجھا، ہر کسی نے اس کو بانٹنے کی کوشش کی۔ جنرل ایوب خان پر بھی الزامات لگے کہ ان کے دور میں 22 خاندانوں میں ساری دولت مرتکز ہو گئی تھی۔ یحییٰ خان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے مخصوص لوگوں کو نوازا۔ جنرل ضیاء الحق نے جس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کے بھاگ کھل گئے۔ نواز شریف وغیرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پھر نواز شریف اور بے نظیر کے دونوں ادوار، نواز شریف صاحب کا تیسرا دور، پھر زرداری صاحب، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے دونوں دور، کس کس بات کا رونا روئیں گے، لیکن ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ انہی کی زبانی، ہم اپنی طرف سے کوئی الزام نہیں لگائیں گے۔ جس سیاسی شخصیت نے جو کچھ دوسرے کے متعلق کہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے، تاکہ پھر آپ اپنا فیصلہ کر سکیں خود ہی کہ کون کیا رہا ہے۔ خدا حافظ۔